हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वी आर जाखड़। आप देख रहे हो उत्थान एजुकेशन ऐप। आज बात करते हैं भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक की। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे एन का मान क्या ले रहा था, 1 2 3 डॉट डॉट ले रहा था। अब मैं एन का सबसे छोटा मान मेरे पास क्या है? सर, एक है। तो एन का मान एक रखूंगा तो क्यू बराबर मेरे पास क्या होगा? प्लस माइनस। आया या नहीं आया? यस सर, आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वस्तु ए है, ये वस्तु क्या है? बी है। और ए वस्तु से बी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होगा तो वो सबसे कम न्यूनतम मान किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इस इलेक्ट्रॉन को भागों में डिवाइडेशन किया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्वार्क कण कहते हैं। यदि इस इलेक्ट्रॉन को भागों में तोड़ा जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? क्वार्क कण कहेंगे। तो क्वार्क कण के बारे में कहते हैं, क्वार्क कण अपने दो प्रकार के होते हैं। क्वार्क कण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स, वन टाइप अप क्वार्क एंड सेकेंड टाइप डाउन क्वार्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अप कार्क होता क्या है? अप कार्क अपने पास होता है इलेक्ट्रॉन को 2/3 में, और डाउन कार्क इलेक्ट्रॉन को 1/3 में अपन डिवाइडेशन करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब इस अप कारक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होगा? किस अकॉर्डिंग से प्रोटॉन पर और किस अकॉर्डिंग से न्यूट्रॉन पर ये क्वार्क कण से अपन समझेंगे। आवेश जनरेट होगा, आवेश किस अकॉर्डिंग रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? प्रोटॉन की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोटॉन की। इधर देखिए, प्रोटॉन के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व ध्यान पूर्वक देखिए, मैं कह रहा हूं दो तो मेरे पास क्या रहते हैं? अप कारक रहता है, और एक मेरे पास क्या रहता है? डाउन कारक रहता है। डाउन इसका कारक रहता है। इसका मतलब ये हुआ, प्यारे विद्यार्थी आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं क्या है? प्रोटॉन की बात चल रही है। तो अप कारक का अर्थ क्या हुआ? सर, अप कारक का अर्थ 2e/3 है, तो लिखेंगे 2e/3। 2e/3 प्लस 1 क्या है? डाउन कारक है। डाउन कारक का अर्थ दोस्तों क्या है? माइनस का e/3 है। डाउन कारक का अर्थ क्या हुआ? माइनस का e/3। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे? 4e/3 माइनस e/3 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? आप मुझे बताना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप बताइए, यहाँ से क्या ले लूं? एलसीएम ले लूं? एलसीएम कितना आया? सर, एलसीएम 3 आया। तो मैंने एलसीएम कितना ले लिया? 3 ले लिया। 3 लिया तो ये मेरे पास क्या होगी? फोर्थ ई माइनस ई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करो? 4 ई में से एक ई गया, पीछे कितना रहा? सर, पीछे 3e/3। 3 से 3 क्या कर दो प्यारे विद्यार्थी? कैंसिल कर दो। तो मेरे पास क्या रहा? इलेक्ट्रॉन। और वो भी क्या है? पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा होगा कि यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब इधर देखिए, वापस देखना। क्वार्क कण को इलेक्ट्रॉन है, उसको डिवाइडेशन में तोड़ दिया है, छोटे भागों में डिवाइड किया, तो अपने पास क्या आया? टू प्रकार के, एक अप कार्क होगा, एक डाउन कार्क होगा। अप कार्क के अंदर इलेक्ट्रॉन किस भाग रेशियो में जाएगा? 2e/3 में, और माइनस e/3 में गया। तो इससे प्रोटॉन के कैसे बात करेंगे? प्रोटॉन के अंदर दो अप कारक होते हैं और एक डाउन कारक होते हैं। तब अब अप कारक से और डाउन कारक से मिलकर अपन ने किसको बना दिया? प्रोटॉन बनाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुनना, इसको लिखेंगे क्या? अपन इसको इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसको किस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? प्रोटॉन में अप अप डाउन कारक रहते हैं।
ये अपना कहीं ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो अप अप डाउन, प्रोटॉन अप अप डाउन, यानी क्वार्क कण प्रोटॉन में रहते हैं, तो ये ऑप्शन अपना पास प्रोटॉन के लिए सत्य रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल सिंपल क्या है रे, बिल्कुल सिंपल है न्यूट्रॉन। दोस्तों ध्यान से देखना, न्यूट्रॉन के अंदर दो क्या रहते हैं, डाउन कार्क, और एक क्या रहता है, अप कार्क। दो क्या रहते हैं, डाउन कार्क, और एक क्या रहता है, अप कार्क। आप मुझे बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बात अपनी किसकी चल रही है, न्यूट्रॉन की चल रही है। बात किसकी चल रही है, न्यूट्रॉन की चल रही है। दो अपने पास क्या है, माइनस डाउन कार्क -e/3, और अप कार्क क्या है मेरे पास, 2e/3। प्यारे विद्यार्थियों पूरा ध्यान से देखना, आप बिल्कुल समझते हुए, 2e/3 माइनस का प्लस 2e/3। अब हम जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो बिल्कुल ये आपस में क्या हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों, कैंसिल। तो यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं साजिया क्या रह गया, जीरो। तो अपने पास क्या, अपन ने न्यूट्रॉन प्राप्त किया या नहीं किया क्वार्क कण से, सर बिल्कुल न्यूट्रॉन को क्या किया, प्राप्त किया। न्यूट्रॉन को क्या किया, प्राप्त किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अपन ने क्वार्क कण से किस अकॉर्डिंग प्रोटॉन प्राप्त किया और किस अकॉर्डिंग अपन ने न्यूट्रॉन पर चार्ज प्राप्त किया, तो उस अकॉर्डिंग से अपन ने बिल्कुल देख दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन का चार्ज क्या आया अपने पास, जीरो आया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सर आपने पहले बताया था क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अंदर कि आवेश भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। आवेश किस रूप में नहीं होता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है, परंतु क्वार्क कण भिन्नात्मक रूप में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वांटमीकरण सिद्धांत की अवहेलना नहीं करता है। क्वांटमीकरण सिद्धांत की क्या नहीं करता है, अवहेलना नहीं करता है। क्यों नहीं करता सर, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी ये युग्म के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, युग्म के रूप में। अब इधर देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में आपके बिल्कुल देखना, इधर इधर आपके बिल्कुल क्वार्क कण कणों का आवेश भिन्नात्मक होता है। क्वार्क कणों का आवेश भिन्नात्मक होता है, किंतु क्वांटमीकरण की सिद्धांत की अवहेलना नहीं है। किंतु क्वांटमीकरण के सिद्धांत की अवहेलना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कण अत्यंत अस्थिर होते हैं एवं प्रकृति में सदैव युग्म में पाए जाते हैं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति में सदैव किस रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि यह क्वार्क पार्टिकल का टॉपिक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगली। पहले अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। अब घर्षण द्वारा आवेशन अपना टॉपिक कंप्लीट मान लिया गया है, और अब बात करते हैं अगली टॉपिक होगा, अगला टॉपिक चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो टॉपिक है चार्जिंग बाई कंडक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ढंग से समझना विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। और दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर करना। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है मेरे एक भी विद्यार्थी के इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई अंकित क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस अकॉर्डिंग से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या है, ए वस्तु है, और ये क्या है, बी। ये दोनों चालक वस्तुएं हैं। क्या है, चालक। मैं कौन सी विधि पढ़ा रहा हूं, चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन पढ़ा रहे हैं, चालन द्वारा आवेशन। ए वस्तु है और बी वस्तु। ए वस्तु क्या है, आवेशित है। मान लिया इस पर क्यू आवेश है। क्या आवेश है, क्यू आवेश है। और बी वस्तु क्या है, अनावेशित है, अनावेशित है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को, ए वस्तु और बी वस्तु को, दोनों को स्पर्श कराएंगे। करवा दो भाई। ये अपन ने क्या करवा दिया, ये ए वस्तु, ये अपन ने क्या करवा दिया, बी वस्तु को स्पर्श करवाया। स्पर्श करवाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये
ये ए वस्तु का आवेश समान इस प्रकार से दोनों पर फैल जाएगा। तो अपन ने कहा जी आवेश क्या हो गया, बी पर भी फैल गया और ए पर भी फैल गया। क्यों? क्योंकि दोनों चालक है इसलिए। अब क्या किया, इन दोनों को पुनः अलग किया। इन दोनों को क्या किया भाई, अलग किया। भाइयों इधर देखिए, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ए वस्तु, बी वस्तु। तब इस वस्तु पर भी, ए वस्तु पर भी आवेश आएगा और बी वस्तु पर भी क्या आएगा, आवेश आएगा। इस पर कितना आवेश आएगा, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन पर आवेश क्या रहेगा, इस पर Q1 आवेश आएगा और इस पर Q2 आवेश आएगा। दोनों पर आवेश, अपन ये कहेंगे, हम लोग ये बात करेंगे, दोनों पर आवेश आएगा यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान है। क्या बोला, यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान है तो आवेश की मात्रा मेरे प्यारे दोस्तों बराबर होगी। तो आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान नहीं है, यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान नहीं है तो आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। तो सर अलग अलग कितनी कितनी होगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आवेश की मात्रा उस वस्तु के आकार पर निर्भर करेगी, यानी त्रिज्या पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, त्रिज्या पर। त्रिज्या के अकॉर्डिंग अपन आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आकार के अनुरूप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये ए वस्तु है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और मैंने ये बी वस्तु रखी, ये कैसी है, अनावेशित है। कैसी है भाई, अनावेशित है। अब दोस्तों देखना, इसको यदि मैं किसी चालक तार द्वारा, इसको यदि मैं किसी चालक तार द्वारा जोड़ता हूं तो मेरे पास आवेश इस वस्तु से इस वस्तु में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। आवेश ट्रांसफर होंगे। सर कब तक ट्रांसफर होंगे, आवेश यहां से ए वस्तु से बी वस्तु में तब तक ट्रांसफर होंगे। कब तक, तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। कब तक, जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव समान होते ही अपन कहेंगे दोस्तों आवेश बिल्कुल ट्रांसफर हुए दोनों पर। अब उसके 50 संबंध मतलब ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका मतलब अपन यहाँ पे कहेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु के संपर्क में जाता है लाया जाता है या चालक तार से दोनों को जोड़ा जाता है, या चालक तार से दोनों को जोड़ा जाता है या दोनों को संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर तब, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। कौन प्रवाहित होता है, आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। अरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ए और बी क्या है, ए वस्तु बी वस्तु दोनों चालक वस्तुएं संपर्क में लेके आए, यहां से आवेश इस पे डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब क्या हुआ, तार से जोड़ा, विभव समान हो जाए तो आवेश बिल्कुल प्रवाहित होगा। तब कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान न हो जाए। बिल्कुल ये उसी प्रकार से, ये उसी प्रकार से है जैसे अपन बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये कोई मान लिया पानी का क्या है, टैंक है। ये टैंक फर्स्ट है और ये टैंक सेकंड है। ये टैंक टैंक कौन सा है, सेकंड टैंक है। अब इधर देखिए, फर्स्ट टैंक को मैंने क्या किया, पूरा पूरा पानी से भर दिया और यहाँ पे एक मैंने क्या लगा दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी, नल लगा दिया और इस नल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आप मुझे बताइए नल बंद है, क्या इस टैंक पानी से भरा हुआ है और ये पूरा टैंक खाली है, नल बंद है, तो टैंक में पानी सेकंड में नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, इस नल को खोल देते हैं। इस नल को क्या करेंगे, अपन खोल देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जैसे ही इस नल को अपन ने क्या किया, खोल दिया, आप मुझे बताइए, ये मेरे पास पहला टैंक मान लेता हूं, टैंक फर्स्ट, और ये मेरे पास क्या है, टैंक सेकंड। अब मैंने क्या किया,
इस नल को खोल दिया, ओपन है नल। मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा? पानी प्रवाहित होगा। पानी क्या होगा? इस टैंक से इस टैंक में प्रवाहित होगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होगा, पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। उसी प्रकार है। आवेश कब तक प्रवाहित होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर? यानी एक चालक वस्तु से दूसरी चालक वस्तु पर आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव जैसे ही समान होगा, आवेशों का प्रवाह होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे टैंक से पानी का प्रवाह होता है। मेरे को उम्मीद है यहाँ तक मेरे भाइयों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, सर इस पर आंकिक क्वेश्चन कैसे बनता है? तो उस आंकिक क्वेश्चन पे अपन उन आंकिक क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक प्रश्न दिया गया है, एक आंकिक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक वस्तु है और एक दूसरी चालक वस्तु है और इन दोनों को, एक वस्तु पर आवेश है और एक वस्तु क्या है? अनावेशित वस्तु है। और एक आवेशित वस्तु की त्रिज्या क्या दे रखी है? 2r। अनावेशित वस्तु की त्रिज्या क्या दे रखी? r। बीच में एक स्विच दे, क्या दिया रहा है? स्विच बंद करने के पश्चात गोलों पर अंतिम आवेश होगा। स्विच को बंद क्लोज करोगे तो चालक गोलों पर अंतिम आवेश क्या होगा? ऐसा कभी भी इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आते हैं इस टाइप में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबसे पहले इनको सॉल्व करने के पहले नंबर एक अपन को क्या करना है? प्रारंभिक आवेश। प्रारंभिक आवेश ज्ञात करें। ये अपने पास क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? प्रारंभिक आवेश। स्टेप सेकंड आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टेप सेकंड, आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक उनका विभव समान ना हो जाए। आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक उनके विभव समान ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? उभयनिष्ठ विभव तक आवेशों का क्या होगा? प्रवाह होगा। थर्ड स्टेप में आपको ज्ञात करना है आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण त्रिज्या के अनुपात में आवेशों का डिस्ट्रीब्यूट कर देना है त्रिज्या के अनुपात। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इन तीनों स्टेपों से अपन यदि चलेंगे तो इस प्रकार का कैसा भी प्रश्न होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों का गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को सबसे पहले करते हैं। एक नंबर बात कर लेते हैं अपन। पूरा ध्यान से देखना। एक नंबर बात करते हैं, प्रारंभिक आवेश। प्यारे विद्यार्थी, प्रारंभिक आवेश क्या है? दोस्तों, प्रारंभिक आवेश अपने पास क्यू सिस्टम बराबर, इस पर कितना आवेश है सर? प्लस का 12 कूलम। इस वस्तु पर सर 0। इसका मतलब प्रारंभिक आवेश कितना हुआ? 12 कूलम। निकाय का टोटल आवेश कितना हो गया? 12 कूलम। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, बात करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या बात करेंगे? आवेशों का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि उसका विभव समान न हो जाए। माना माना उभय निष्ठ विभव दी है। माना उभयनिष्ठ विभव क्या है?
दोस्तों मान सकता हूँ V, तो मैं कह सकता हूँ Q इक्वल टू CV। ये अपन नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे Q इक्वल टू क्या होता है CV, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वस्तु पर आवेश और इस वस्तु पर आवेश मान लेते हैं, अपन कह देते हैं Q1 डैश, या अपन कह देते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर क्या रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से अपन कह सकते हैं, यहां से हम लोग बात ये कर सकते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो इसको लिख सकते हैं C1V अपॉन C2V। ओबेनिस्ट विभव V से क्या करो, V को कैंसिल करो, तो अपने पास यहां से क्या सूत्र बनेगा, इधर देखिए Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1 बटे C2। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको संबंध संबंध में आया होगा। हम जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपके धारिता के पाठ में अपन संबंध पढ़ेंगे, और ये आपको मैं उम्मीद करता हूं हो सकता है आता हो, नहीं तो आगे अपन डिस्कस इसका करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। यहां से अपन कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 समानुपाती क्या है, C समानुपाती क्या है R, तो C1 समानुपाती किसके रहेगा R1। तो मैं लिख सकता हूं R1 बटे R2, R1 बटे R2। अब इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1 बटे C2 इक्वल टू R1 बटे R2। ये उम्मीद है ये संबंध आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों घबराना बिल्कुल, R1 क्या है, पहले गोले की त्रिज्या कितनी, इधर देखिए भाई, R1 अपने पास 2R है, R2 अपने पास कितना है R है, R1 अपने पास कितना है 2R है, और R2 अपने पास कितना है R है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर देखिए, अपने पास ये संबंध आया Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू R1 बटे R2। R1 मेरे पास कितना है भाई 2R है, तो मैं लिख सकता हूं Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू हे सो कि R1 बराबर 2R एंड R2 बराबर R। यहां से मैं लिख सकता हूं 2R बटे R। इस R से ये R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्यारे विद्यार्थी 2/1 क्या आएगा 2:1 आएगा। सर बिल्कुल समझ में आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आवेश का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। आवेश का वितरण त्रिज्या के अनुपात में होगा। अब स्टेप नंबर बात कर लेते हैं, स्टेप थर्ड, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण क्या होगा, त्रिज्या के अनुपात में होगा। प्यारे दोस्तों त्रिज्या का अनुपात क्या है, 2:1 है। तो अपन क्या लिखेंगे, Q1 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q निकाय सिस्टम। आप R1 कितना, Q1 डैश पर R1 कितना, R1 सर 2R, तो लिख दो 2R। R1 कितना 2R प्लस कितना R2 कितना R। टोटल आवेश कितना निकालेगा, अभी अपन ने टोटल आवेश निकाला, तो टोटल आवेश कितना आया 12 कूलम। तो मैं लिख सकता हूं 12। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों Q1 डैश बराबर 2R, तो लिखेंगे 2R अपॉन 2R प्लस R, 2R प्लस R सर 3R, तो लिख दिया 3R इंटू 12। R से R कैंसिल हो गया,
इस 3 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 4 बार। 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8, 8 कूलम। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने पास क्या आ गया यहाँ से? यहाँ से अपने पास क्या आ गया है? इधर देखिए, यहाँ से अपने पास आ गया है Q1 डैश बराबर 8 कूलम। अब Q2 यहाँ से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते, टोटल साइज कितना? 12 और Q1 पे कितना आया? 8। तो Q2 पे कितना, उसमें Q2 कितना, Q2 डैश कितना जाएगा? सर 4। लेकिन अपन फॉर्मूले से कर लेते हैं। Q2 डैश इक्वल्स टू, वही रेशियो अपन लगा लेते हैं, R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू Q निकाल, सॉरी यहाँ लिखेंगे R2 क्योंकि Q2 ज्ञात कर रहे हैं, तो दूसरी की त्रिज्या का रेशियो लेंगे, रेशियो त्रिज्या के अनुपात में बांटेंगे। Q2 अपने पास कितनी है? Q2 डैश बराबर Q2 R2 अपने पास कितनी है भाई? R2 अपने पास क्या है? R अपॉन R प्लस R इंटू टोटल आवेश कितना? 12। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने पास क्या आएगा? Q2 डैश बराबर R अपॉन 3R इंटू 12। R से R कैंसिल, ये कितने हो गए? 4। Q2 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 कूलम। Q2 डैश कितना हो जाएगा? 4 कूलम। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके सामने पेश होता है तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप में ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे? निकाय का आवेश निकल, टोटल आवेश क्या। सेकंड टाइप में क्या करेंगे? सेकंड टाइप में अपन कहेंगे आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक उसका विभव समान न हो जाए। थर्ड में कुछ नहीं करना सर, त्रिज्या के अनुपात में आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, त्रिज्या के अनुपात में आवेश को क्या कर देंगे दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसकी बात, या एक इसका और टाइप समझा देता हूं दोस्तों। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपन इस टाइप में भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू, दोनों का देखना दोस्तों, दोनों का विभव समान है। इसका मतलब पहले अपन ने ये वस्तु ली, ये 12 कूलम की थी और ये अनावेशित थी। इसका विभव मान लिया V1 है, इसका विभव मान लिया V2 है। विभव समान होगा तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ना प्यारे विद्यार्थी, V1 बराबर क्या होगा? V2 बराबर क्या हो गया? उभयनिष्ठ विभव V मान ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों V है क्या? V इक्वल टू हम जानते हैं क्या? K Q बटे R। 1 है तो R1, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम? आवेश कितना डिस्ट्रीब्यूट, अपन कहेंगे K Q1 बटे डैश और V2 बराबर K Q2 डैश बटे R2। उभयनिष्ठ होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अब अपन बराबर कर लेते हैं तो अपन लिखेंगे V1 इक्वल टू क्या होगा? V2 K Q1 डैश बटे R1 इक्वल टू K Q2 डैश बटे R2। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। आप दोस्तों देखिए K से K क्या होगा? कैंसिल होगा। अपने पास यहाँ से क्या रहेगा? Q1 डैश बटे R1 इक्वल टू Q2 डैश बटे R2। बिल्कुल सर रहेगा। अब इसको यहाँ से स्थानांतरित करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर R1 बटे R2। यहाँ से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, पुनः सेम आ गया। इसका मतलब या तो धारिता वाला कंसेप्ट लगाओ या इस अकॉर्डिंग विभव वाला कंसेप्ट लगा दो, इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्यों नहीं? हर प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक है। तो अपन शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे? इधर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगली अपन शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। इधर पूर्ण ध्यान से, अपन ने अभी बात की थी Q1 डैश और बात की Q2 डैश। बिल्कुल समझना ढंग से समझना। अपन ने Q1 डैश और Q2 डैश की बात की, वो अनुपात उसकी आवेश को क्या के अनुपात में बांट दो। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, R1 बट्टे R1 प्लस R2 इंटू Q निकाय, Q क्या कर दो? सिस्टम। 2 आ रहा है तो आप लिखेंगे R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू
क्यू सिस्टम। दोस्तों, ये अपने पास फर्स्ट था, इसकी त्रिज्या कितनी थी? 2r। ये अपने पास क्या था? सेकंड था, इसकी त्रिज्या कितनी थी? r। कोई घबराने की बात नहीं। अब इधर देखिए, इसके अंदर देखिए, Q1 डैश इक्वल्स टू R1 मेरे पास कितना? R1 दोस्तों 2R बट्टे 2R प्लस R इनटू Q सिस्टम। निकाल लो टोटल इन दोनों पे। इस पे कितना था? 12 कूलम। इस पे कितना था? आज था ही नहीं, अनावेशी थी, उदासीन था। इसका मतलब दोनों का आवेश कितना टोटल? 12। तो अपन क्या लिख देंगे? इनटू 12 इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे? 2R अपॉन 3R इंटू 12। आर से आर गया, इस गया 4 बराबर कितना आ गया? 8 कूलम। अरे सर इतना सिंपल! बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट करें। फॉर्मूला याद, डायरेक्ट कर लो। अब इसको सर बिल्कुल अपन क्या कहेंगे? R2 कितनी भाई? R2 मेरे पास R बट्टे R2R प्लस R इंटू कितना? Q नेट कितना? Q नेट Q नेट कितना है? Q सिस्टम पर कितना? अपने पास Q सिस्टम कितना है? 12 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, R अपॉन 3R इंटू 12, R से R गया, ये कितना? 4। अपने पास कितना रह गया? 4 कूलम। सर बिल्कुल ये समझ में सही सिंपल रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही समझ में। फिजिक्स के अंदर जितना अंकी क्वेश्चन करेंगे उतना ही मजा कुछ और आएगा। अब बात कर लेते हैं इस टाइप का अगला एक प्रश्न और। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सेम है, 2r का, और ये कितने? r का। परंतु इस पे आवेश इस बार मैंने क्या कर दिया? अलग है। एक पे 25 कूलम आवेश है, एक पे माइनस का 4 कूलम आवेश है। बाद में प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न कह रहा है स्विच बंद करने के बाद कितना आवेश तार से प्रवाहित होगा? इस स्विच को क्या कर दो? क्लोज करने के पश्चात, पहले नहीं, क्लोज के पश्चात आवेश कितना प्रवाहित होगा, इस पर अपनी बात है। तो सर कोई संशय ही नहीं। हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है? क्यू निकाय टोटल चार्ज ज्ञात करना। ये कितना भाई? प्लस का 25। ये कितना भाई? माइनस का 4 कूलम बराबर कितना रह गया? प्लस का 21 कूलम। क्यू निकाय आ गया। सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपने पास क्या है? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, Q1 डैश बट्टे Q2 डैश इक्वल टू क्या होता है? R1 बट्टे R2। इसमें भेजो Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर R1 कितना भाई? 2R, तो लिखेंगे 2R। R2 कितना दोस्तों? R2 कितना? R कैंसिल करेंगे तो 2:1, 2:1। अब इनको क्या करेंगे? आकार के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, Q1 डैश इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या लिखेंगे? Q निकाय। बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यस सर लिखेंगे, अभी अपन ने बात की थी। अब देखिए R1 मेरे पास कितना भाई? R1 कितना? 2R। तो मैं क्या लिखूंगा? Q1 डैश इक्वल्स टू 2R अपॉन R1 मेरे पास कितना भाई? 2R प्लस R2 दोस्तों कितना? R2 कितना? R, तो क्या लिखेंगे? R इंटू क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम कितना आया? क्यू सिस्टम अपने पास 21 आया। क्यू सिस्टम कितना आया? क्यू से 21 आया। तो यहाँ इंटू में क्या लगा देंगे? 21। Q1 डैश बराबर 2R अपॉन 3R इंटू क्या लिखेंगे? 21। अब R से R कैंसिल करो, यहाँ से कितने आ गए? 7। 7 दूने कितने होते हैं सर? 14। तो मेरे पास Q1 डैश बराबर कितने हो गए भाई? 14 कूलम। अरे सर इसी प्रकार Q2 डैश कितना होगा? इसी प्रकार क्या याद कर लें प्यारे विद्यार्थी दोस्तों? Q2 डैश इधर देखिए, Q2 डैश बराबर देखना Q1 डैश R1 ऊपर, Q2 डैश R2। तो अपन लिखेंगे R2, क्यों? त्रिज्या के अनुपात में आवेश को क्या करना? वितरित करना। कहां करना? कैसे करना? त्रिज्या के अनुपात में। तो R2 बटे R1 प्लस R2
इंटू क्यू सिस्टम। इधर देखिए Q2 डैश बराबर R2 मेरे पास कितना दोस्तों, R2 मेरे पास कितना R, तो लिखेंगे R। R1 मेरे पास कितना दोस्तों 2R प्लस R इंटू क्यू सिस्टम मेरे पास कितना दोस्तों 21। मुझे उम्मीद है मेरे सभी भाइयों को समझ में आया होगा। बात करते हैं अगली। Q2 डैश इक्वल टू R अपॉन 2R, और R कितने हो गए 3R इंटू 21। R से R को कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे 7, तो Q2 डैश इक्वल टू कितना आया 7 कूलम। प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से, यानी इस पर अब आवेश कितना आ रहा है, इस पर आवेश आ रहा 14 कूलम, इस पर कितना आवेश आ रहा 7 कूलम। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है स्विच बंद करने के बाद कितना चालक से आवेश प्रवाहित होगा। अच्छा, यहां से कितना प्रवाहित हुआ, यहां से कितना प्रवाहित होगा, तो अपन बिल्कुल कह सकते हैं प्रवाहित आवेश कह सकते हैं। पहले कितना आवेश था, प्लस का 25, प्लस का 25, अब कितना आया, अब क्या है अपने पास सर 14 है। इसका मतलब अंतर कितना हुआ, कहां गया, तो अंतर कर दो कितना रहा अपने पास सर 11 कूलम। कहां गया, कहां गया, इसका मतलब यहां से फिर इसमें 11 कूलम गया होगा, यहां से इसमें 11 कूलम गया होगा। 11 कूलम इसमें आ गया, तो इसका मतलब इस पर अब वस्तु पर आवेश कितना आ गया 7 कूलम। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। सर बिल्कुल सिंपल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताएं कंपटीशन क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये रेडियस सेंस करके देगा, क्या करेगा रेडियस सेंस करके देगा, तो रेडियस कुछ भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेंस करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मेरा एक भी भाई गलत नहीं होने देगा। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न में। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी अपन ने बात की थी चालक द्वारा प्रेरण, सालन द्वारा प्रेरण, उसमें बात की थी यदि वस्तुओं का आकार के अनुरूप आवेश का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि दोनों वस्तुएं समान रूप से आवेशित, समान सॉरी दोनों वस्तुएं समान रूप की हो जाएं, यानी ये जो वस्तु है ए और ये वस्तु है बी, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या क्या है आर है, अपने पास दोनों की त्रिज्या क्या हो जाए समान। इसका मतलब ये R1 मान लें, R2 मान लें, R1 बराबर क्या हो जाए R2। तो ये कहा गया है एक समान वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए तो निकाय का कुल आवेश वस्तुओं के मध्य बराबर बन जाए। यदि वस्तुओं का आकार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यदि वस्तुओं का आकार समान है तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूट समान हो जाएगा, आवेश का डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। दोस्तों इस अकॉर्डिंग Q1 डैश बट्टे Q2 डैश इक्वल टू R1 बट्टे R2। R1 मेरे पास कितना R, R2 मेरे पास कितना R, यानी 1:1। तो मैं कह सकता हूं Q1 डैश बराबर Q सिस्टम बाई, इसका मतलब टोटल आवेश होगा उसका क्या होगा, दोनों वस्तुओं का आकार समान है तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा, आवेश का डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा आधा आधा होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है यहां तक आपको समझ में आए बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इधर देखिए प्रश्न कह रहा है एक ए वस्तु है, बी वस्तु है, सी वस्तु है, डी वस्तु है, 4 वस्तुएं।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है आपको पूरा पूरा यहाँ से दिख रहा होगा। नहीं तो मैं ए वस्तु पर आपको चार्ज लेकर रखा है 20 कूलम, बी वस्तु पर भी आवेश चार्ज लेकर का 20 कूलम, सी पर लेकर का चार्ज 5 कूलम और डी पर चार्ज लेकर का 0। ये वस्तुएं हैं और इन पे ये क्या लिखे हुए हैं, चार्ज लिखे हुए हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है वो मैं बोल के सुना रहा हूं। सभी गोले एक समान है, इसका मतलब इन सभी की त्रिज्या क्या है, सभी की समान है। त्रिज्या क्या है दोस्तों, समान है। यदि डी गोले को पहले ए के संपर्क में लाया जाए, फिर बी के संपर्क में एवं फिर सी के संपर्क में लाया जाए तो सभी गोलों का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट। पहले क्या किया, ये प्रश्न कह रहा है 4 गोले हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। अब इस डी गोले को क्या दोस्तों, डी गोले को ए से संपर्क करवाओ, उसके बाद डी को बी से संपर्क करवाओ, उसके बाद डी को सी पे संपर्क कराओ। ऐसा करने के पश्चात इन पर सभी गोलों पर इस पर सभी गोलों पर अंतिम आवेश क्या होगा, ये प्रश्न पूछ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी का ध्यान, विद्यार्थियों दोस्तों इधर ध्यान से देखना, अपने पास पूरा प्रश्न ध्यान से देखना। अच्छा प्रश्न है, सिंपल है। ये मेरे पास ए वस्तु है और ए वस्तु का चार्ज कितना है 20 कूलम। ये मेरे पास क्या है, बी वस्तु है। सॉरी, मैं संपर्क में डी को लेके आना, प्रश्न कह रहा है डी को संपर्क में लाओ। ये मेरे पास क्या है प्यारे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, डी है। इस पर चार्ज क्या है 0 कूलम। प्रश्न, ये शब्द यदि नहीं कहता सभी गोले समान है, तो अपन अलग तरीका, प्रश्न एक समान है, इसका मतलब समान है, तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, समान होगा। बिल्कुल समान होगा। समान होगा तो अपन इसको इस अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। टोटल आवेश 20 प्लस 0 बाई, यस सर कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20/2 बराबर 10। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। ए वस्तु पे बी, कहां पर, ए बी 10 कूलम और बी भी यहां से क्या लेगा 10 कूलम। समझ में आया यहां तक, मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया। अब अगली बात क्या कह रहा है, ये बी आवेश, जो बी वस्तु है, ये वस्तु वापस क्या करेगी, ये बी, बी पर 10 कूलम आवेश, सॉरी डी 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 पर क्या आएगा, बी की नहीं, अपने डी से संपर्क करवा रहे हैं। 10 कूलम और डी पर भी क्या आएगा 10 कूलम। अब क्या गया, इस डी वस्तु को दोस्तों वापस बी संपर्क करवाते, किससे संपर्क करवाते हैं, संपर्क करवाते, बी से संपर्क कराओ। ये अपने पास कौन सी है, बी है। कौन सी है प्यारे विद्यार्थी, बी। कितना आवेश है 20 और ये कौन सी है दोस्तों, डी। डी पर अब टोटल अब चार्ज क्या है 10 कूलम, तो 10 कूलम। अब क्या होगा, दोनों का आकार समान है, आवेश, दोनों का आकार समान, आवेश बराबर वितरित। तो अपन लिखेंगे 20 प्लस 10/2 बराबर 30/2 बराबर कितना हो जाएगा 15 कूलम। इसका मतलब यहां से क्या निकला, बी पर कितना कूलम आया, बी पर कितना कूलम आया 15 कूलम और डी पर यहां से कितना आया, यहां से डी पर अब कितना आ गया, यहां से आया 15 कूलम, यहां से डी पर कितना आया 15 कूलम। अब दोस्तों बाद में कह रहा है डी को यदि अब सी से भी संपर्क करवा दे, डी को सी से भी संपर्क करवाएं तो करवा दो भाई, किसने मना किया। ये सी पर कितना 5 कूलम, डी डी पर अब कितना है सर 15 कूलम, तो ये डी कितना भाई 15 कूलम। अब मेरे प्यारे दोस्तों समान आकार की आवेश समान, तो अपने पास कितना होगा 5 प्लस 15/2 बराबर 20/2 बराबर 10 कूलम। इसका मतलब यहां से डी पर कितना 10 कूलम और यहां से डी पर कितना
10 कूलम। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है प्रश्न कह रहा है तो सभी गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। सभी गोलों पर क्या ज्ञात करें? अंतिम आवेश। इसका मतलब यहां से ए पर अंतिम आवेश कितना? 10 कूलम। तो लिख सकते हैं ए अंतिम आवेश 10 कूलम। यहां से सी पर अंतिम आवेश कितना? 15 कूलम। बी पर कितना आया? 15 कूलम। यहां से सी पर अंतिम आवेश कितना आया? सी पर अपने पास आया 10 कूलम। और यहीं से अपने पास डी पर अंतिम आवेश कितना आया? डी पर भी अपने पास 10 कूलम आया। इसका मतलब ये वस्तुओं पर क्या होगा? अंतिम आवेश। एक बार वापस समझिए, पहली बार में क्या कह रहा है? इस डी वस्तु को ए के संपर्क में लाए, डी को ए के संपर्क में लाए, दोनों का आकार समान है, तो आवेश क्या होगा? बराबर वितरित होगा। इस पर 0, इस पर 20, 0 प्लस 20 कितने? 20, 20/2 10, दोनों पर 10-10 कूलम आवेश वितरित हो गए। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अगली बार क्या किया? वापस डी पर 10 आ गया और इसको 20 के संपर्क में ले गए, डी को 10 आ गया, कहां से? ए के संपर्क से आया। तो अब इसमें संपर्क करें, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30, 30/2, दोनों में आवेश समान, मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, तो आवेश आधा आधा हो जाएगा। तो 15, बी पर 15 और डी पर भी कितना है? 15। अब डी को वापस किससे संपर्क कराओ? सी से। तो सी से संपर्क करवा दिया, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20, 20/2 10, दोनों पर आवेश कितना हो गया? 10। अब अंतिम आवेश कितना? अंतिम आवेश ही रहा 10 कूलम, 15 कूलम, 10 कूलम और 10 कूलम। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया है। अब बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रश्नों के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।